हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिक मंत्रा। आज हम लोग पढ़ेंगे नो लोड पर ट्रांसफार्मर। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग्स होती हैं। पहली प्राइमरी वाइंडिंग जिसमें हम सप्लाई वोल्टेज को जोड़ते हैं और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग जिसमें हम लोड को जोड़ते हैं। जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी लोड ना जुड़ा हो या फिर आपकी ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये वाइंडिंग आपकी ओपन सर्किट हो, तब इस कंडीशन को हम नो लोड कंडीशन बोलते हैं। ठीक है। इस सिचुएशन में जो सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट होगा उसकी वैल्यू भी ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि आगे जो है करंट जाके रुक जाएगी, आगे कोई एक क्लोज्ड पाथ या एक बंद परिपथ नहीं मिल रहा है। इसलिए ये क्वेश्चन एसएससी जेईई वगैरह में पूछा जाता है कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग में नो लोड कंडीशन में करंट की वैल्यू क्या होती है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग की जो करंट की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग वर्किंग देखते हैं कि जब नो लोड पे ट्रांसफार्मर रहेगा तो वर्किंग क्या रहेगी। तो सबसे पहले तो हम सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी लोड को नहीं जोड़ेंगे। प्राइमरी वाइंडिंग में सबसे पहले हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं। जैसे ही सप्लाई वोल्टेज देंगे तो एक करंट फ्लो होगी। उस करंट का नाम हम आई नॉट देते हैं। ठीक है। आई नॉट का मतलब होता है नो लोड करंट। जहाँ पे भी कहीं पे भी आई नॉट लिख कर आ जाए तो आप लोग समझ जाएंगे वो करंट जो नो लोड कंडीशन पर प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले आई नॉट करंट आती है। इस आई नॉट करंट की वजह से क्या होता है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। वो फ्लक्स क्या रहेगा, आपका कोर में जाएगा। यहाँ पे कोर में फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, फ्लक्स जो है आगे कोर से आगे बढ़ा, सेकेंडरी वाइंडिंग में आया। जैसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स पहुंचता है तो तुरंत यहाँ पे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रूल लगता है और यहाँ पर एक वोल्टेज E2 नाम का इंड्यूस्ड हो जाता है। अब यही फ्लक्स जो है आगे बढ़ता है, प्राइमरी वाइंडिंग में आता है और जैसे प्राइमरी वाइंडिंग में इंटर करता है तो यहाँ पे भी फैराडेज लॉ लग जाता है और यहाँ पे भी एक EMF इंड्यूस हो जाता है जिसका नाम E1 देते हैं। अब बात क्या है, जो चीज़ें याद रखनी है आपको इसमें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो नो लोड कंडीशन पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें कोई भी लोड को नहीं जोड़ा जाता है और या फिर हम बोल सकते हैं ओपन रहती है पूरी। दूसरी बात याद रखनी है कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट होगा उसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि आगे सर्किट जो देख रहे हैं, यहाँ से देख सकते हैं आपका सर्किट खुला हुआ है, ओपन है, इसलिए कोई भी करंट वहाँ फ्लो नहीं करेगी और उसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो रहेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रही, जब आप सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं और लोड पर कुछ भी कनेक्ट नहीं है, सेकेंडरी वाइंडिंग में कुछ भी कनेक्ट नहीं, सिर्फ और सप्लाई वोल्टेज दे रहे, तब ट्रांसफार्मर में एक करंट फ्लो करती है। उस करंट का नाम नो लोड करंट है जिसे हम आई नॉट से दिखाते हैं। ये जो करंट होती है बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होगी, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होगी, 2 to 10% रहती है। ठीक है। जो आपकी टोटल करंट्स रहती है प्राइमरी वाइंडिंग है उसके कंपैरिजन में ये 2 से लेके 10% तक उत्पन्न होती है। ये जो आपकी आई नॉट करंट है ये दो करंट से मिलकर बनती है। एक होती है IM करंट, दूसरी होती है IW करंट। तो ये जो आई नॉट करंट है दो करंट से मिलकर बनी हुई है। IM करंट जो है, IM करंट को हम बोलते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। हिंदी में हम इसे चुंबकन संगठन बोलते हैं। इस करंट का काम क्या होता है कि आपके जो भी कोर में फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है इस करंट की वजह से ही हो रहा है। इस करंट का काम होता है कि पूरे के पूरे फ्लक्स को प्रोड्यूस करना कोर में। ठीक है। अब बची कौन सी दूसरी करंट, दूसरी करंट कौन सी, आपकी IW करंट, जिसे हम क्या बोलते हैं एक्टिव और पावर कंपोनेंट, जिसे हम IW से दिखाते हैं, हिंदी में क्रियाशील संघटक बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये ट्रांसफार्मर में लॉसेस को प्रोड्यूस करती है। ट्रांसफार्मर में आप लोग को पता है दो लॉसेस होते हैं, एक होता है आयरन लॉस, दूसरा होता है कॉपर लॉस। तो जब नो लोड कंडीशन होगी, जब आप ट्रांसफार्मर में कोई भी लोड को नहीं जोड़े होंगे, तब भी ट्रांसफार्मर में देखिएगा कुछ ना कुछ लॉसेस हो रहे होंगे। वो लॉसेस किसकी वजह से हो रही, इस IW करंट की वजह से ही हो रहेंगे। और जब ट्रांसफार्मर में कोई भी लोड नहीं जुड़ा होगा तब भी आपके ट्रांसफार्मर में फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा होगा। वो फ्लक्स किसकी वजह से हो रहा होगा, IM की वजह से, मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से। ठीक है। और ये दोनों किससे निकल रहे हैं, आपके आई नॉट मतलब नो लोड करंट की वजह से। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, कभी भी जब नो लोड कंडीशंस आए तो आपको इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
फेज़र डायग्राम का। एग्ज़ाम्स में फेज़र डायग्राम्स बहुत पूछे जाते हैं। तो फेज़र डायग्राम बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में समझ लेना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले क्या है, फेज़र डायग्राम बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ क्वांटिटी को एक रेफरेंस लेके चलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट लेकर चलते हैं, और उसी स्टार्टिंग पॉइंट से सब कुछ हम कंपैरिजन करते हैं और अपने डायग्राम्स को बनाते जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हम नो लोड कंडीशन पे ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाएंगे, इसमें हम फ्लक्स को क्या लेकर चल रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट लेकर चल रहे हैं। फ्लक्स के कंपैरिजन में ही हम सारी चीज़ों को ड्रॉ करेंगे। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि जो आपका जो करंट IM करंट है, ठीक है, IM करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से क्या होती है, फ्लक्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है, IM के कारण ही तो फ्लक्स आता रहा है। ठीक है, तो ये दोनों हमेशा एक साथ चलेंगे, एक साथ चलेंगे मतलब है ये दोनों एक साथ फेज़ में रहेंगे। उसी तरह जो IW करंट है वो क्या है, हमेशा सप्लाई वोल्टेज के साथ चलेगा। जहाँ जहाँ सप्लाई वोल्टेज रहेगी वहाँ वहाँ IW करंट रहेगा। फिर इसके बाद क्या है, आपका जो E1 वोल्टेज है, ठीक है, ये हमेशा जो रहेगा, जिसे हम प्राइमरी वाइंडिंग का इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं, ये हमेशा सप्लाई वोल्टेज के इक्वल रहेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में उत्पन्न होगा। डायग्राम में पीछे जाते एक बार। कहने का मतलब है ये जो आपका E1 EMF है ये हमेशा आपकी सप्लाई वोल्टेज के इक्वल रहेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, क्यों, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ क्या याद रखनी है, E1 और E2 भी हमेशा सप्लाई वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं और 90 डिग्री लैग करते हैं फ्लक्स से। डायग्राम को बनाने के लिए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डायग्राम बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि हम फ्लक्स को रेफरेंस पॉइंट लेके ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्लक्स की लाइन खींच दी और ये फ्लक्स हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, फ्लक्स से जो आपका EMF इंड्यूस्ड होता है, EMF की इक्वेशन यहाँ पे मैंने 2 लिखी हैं। ये EMF इक्वेशन मैंने कहाँ से ली है, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक डेरिवेशन सॉल्व करी थी, वहाँ पे मैंने EMF इक्वेशन लिखवाई थी। तो वहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं E1 इक्वल टू प्राइमरी वाइंडिंग का जो इंड्यूस्ड EMF है उसको हम इस इक्वेशन से दे सकते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग का जो है उसे हम E2 इक्वेशन से देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि -π/2 का मतलब क्या है, -90। π/2 को अगर हम डिग्री के टर्म्स में लिखे तो -90 होगा। उसी तरह E2 भी क्या है, -90। तो इस इक्वेशन से हमें ये नॉलेज मिल जा रही है कि आपका जो भी ट्रांसफार्मर में EMF इंड्यूस्ड हो रहा है वो हमेशा फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मिल गई तो हमने तुरंत E1 और E2 अपना ड्रॉ कर दिया। लैग कभी भी बोले तो लैग का मतलब होता है रेफरेंस पॉइंट से नीचे बनेगा, और अगर कभी भी लीड बोल दे, लीड का मतलब होता है आगे बढ़ना। लीड्स को लीडर की तरह याद करें, लीडर क्या करता है, आगे बढ़ाता है। तो लीडर बोल दे या लीड बोले तो उसका मतलब होता है जो भी रेफरेंस पॉइंट है उसके ऊपर चीज़ें बनेंगी। ठीक है, तो इतना याद रखिए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले फ्लक्स को क्या लिया है, एक रेफरेंस पॉइंट लिया है और हमें E1 और E2 की जानकारी मिल गई है। ठीक है, तो E1 क्या करेगा, E2 क्या करेगा, हमेशा लैग करेगा 90 डिग्री फ्लक्स से, जो कि हमने यहाँ पे बना दिया। फिर थर्ड चीज़ क्या करना है, तो थर्ड चीज़ हमने यहाँ पे देखिए बताई थी कि जो E1 होता है वो हमेशा सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो E1 आपका नीचे बना है, तो अब E1 की जो इंड्यूस्ड EMF है E1, इसकी विपरीत दिशा या अपोजिट डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर ही तो होगी। और जितना मैग्नीट्यूड E1 का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड आपका V1 का होगा। तो इस प्रकार से आपका V1 कहाँ बन गया, ऊपर बन गया। ठीक है, इतनी चीज़ें हमारे पास ड्रॉ हो गई। V1 मिल गया, E1 E2 फाई। अब बचा क्या, आपके पास करंट बची, कौन कौन सी, I0 करंट, IM करंट और IW करंट। तो अभी हम लोग ने पढ़ाई था कि IM करंट क्या रहती है, हमेशा फ्लक्स के साथ चलती है। तो इसमें फ्लक्स कहाँ पे दिख रहा है आपको, तो आप देख सकते हैं फ्लक्स को हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है, तो यहाँ फ्लक्स जा रहा है तो आपकी करंट IM करंट भी इसी में आएगी। तो ये आपकी IM करंट जो है फ्लक्स के साथ बनी हुई है। फिर उसी तरह हमने बताया था इस लाइन में कि आपका जो IW रहता है वो हमेशा सप्लाई वोल्टेज के साथ चलता है। तो सप्लाई वोल्टेज के साथ जो चल रहा है तो हमने यहाँ पे IW बना दिया अपना।
ठीक है, अब क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ केवल आई नॉट करंट बचा है। आई नॉट करंट क्या है, दो करंट से मिलकर बन रहा है। आई नॉट करंट किससे मिलकर बन रहा है, एक आई एम प्लस आई डब्ल्यू से मिलकर बन रहा है। तो आप लोग ने मैथ्स वगैरह में पढ़ा होगा कि जो रिजल्टेंट चीज़ें होती है वो हमेशा सेंटर लाइन से दी जाती है। तो यहाँ से हमने बीच में लाइन एक ड्रॉ करी और उस ड्रॉ लाइन को क्या बोल दिया, आई नॉट। ये हमारी रिजल्टेंट करंट हो गई। तो ये जो आपका एक्चुअल डायग्राम है नो लोड का वो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये आपका एक्चुअल डायग्राम होता है, फेजर डायग्राम नो लोड कंडीशन पे ट्रांसफार्मर का। अब इसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स में आपको आई डब्ल्यू की वैल्यू पूछी जाएगी, आई एम की वैल्यू पूछी जाएगी, आई नॉट की वैल्यू पूछी जाएगी। एक चीज़ और जो कहीं कहीं पर देखिएगा आपको, जो आई एम की वैल्यू जो है आई म्यू करके भी रिप्रेजेंट कर दी जाएगी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब एक ही रहता है, बस सिंबल्स अलग हो जाते हैं। कहीं पे आई एम दिखाया जाता है, कहीं कहीं बुक्स में, कहीं कहीं बुक्स में आई म्यू दिखाया जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब हम लोग फॉर्मूले निकालते कि इनको फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल्स देख रहे हैं, ये आप डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पे हमने आई डब्ल्यू और आई नॉट के बीच में क्या बनाया है, एक एंगल ले लिया है, उस एंगल का नाम रखा है फाई नॉट। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को लेंगे, ये जो आपका ट्राइंगल बन रहा है इस ट्राइंगल को लेंगे। इस ट्राइंगल में अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का कॉस फाई नॉट का फॉर्मूला लिखे तो क्या होगा, कॉस फाई नॉट क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपरटेन्यूज। तो बेस इसमें क्या है, इस ट्राइंगल के हिसाब से, इस ट्राइंगल के हिसाब से ये ट्राइंगल ये है, तो बेस आपका क्या है आई डब्ल्यू और हाइपरटेन्यूज क्या, आई नॉट। ठीक है, तो अब इस चीज़ को आप सही से लिखेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, आई डब्ल्यू इज इक्वल टू आई नॉट कॉस फाई नॉट। ठीक है, इसी तरह अब हम लोग आई एम करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई एम करंट का फॉर्मूला। तो अब हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, आई डब्ल्यू निकालना था तो ये ट्राइंगल ले लिया, अब आई एम निकालना है तो अब हम ये ट्राइंगल लेंगे। तो ये ट्राइंगल के लिए आपको एंगल्स पता होना चाहिए, तो आपने ये फाई नॉट एंगल यहाँ भेज दिया कि ऑल्टरनेटिंग एंगल है, तो फाई नॉट आपका यहाँ हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये ट्राइंगल ले रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपको आई एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आई एम कहाँ है आपका, परपेंडिकुलर बन रहा है यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर किस में आता है, साइन में आता है। तो साइन फाई नॉट इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, आई एम अपॉन आई एम अपॉन क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या, आई नॉट। आई नॉट को इधर भेज दीजिए, आई एम को एक तरफ कर लीजिए। तो इस तरह से आपको आई एम का भी फॉर्मूला मिल गया, आई डब्ल्यू का भी फॉर्मूला मिल गया। अब बची क्या है, नो लोड करेंट। नो लोड करेंट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, चाहे इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ठीक है, तो आई नॉट इक्वल टू आई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आई एम स्क्वायर हो गया। आपको न्यूमेरिकल्स में इन तीन चीज़ों की वैल्यू पूछी जाती है। फिर बहुत से न्यूमेरिकल्स में पावर फैक्टर के बारे में पूछ लेते थे कि कॉस फाई नॉट, पावर फैक्टर पूछा जाता है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस फाई नॉट। तो कॉस फाई नॉट क्या रहेगा आपका, फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपरटेन्यूज। बेस क्या है आपका, आई डब्ल्यू है, और आई नॉट क्या है आपका, हाइपरटेन्यूज। तो आपका कॉस फाई नॉट मतलब पावर फैक्टर का भी फॉर्मूला मिल गया। आपसे क्या पूछी जाती है, पावर। ठीक है, नो लोड पर आपने कितनी पावर दी है, आउटपुट पे तो कोई पावर मिल नहीं रही है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपने कोई भी लोड को कनेक्ट नहीं किया है। लेकिन इनपुट पे जो पावर दी जा रही है उसकी वैल्यू हमेशा पूछी जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है पी नॉट इक्वल टू वी वन आई नॉट कॉस फाई नॉट। तो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा कि